इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस संगोष्ठी में हमारे विश्वविद्यालय के परम आदरणीय प्रोफेसर एस मिश्रा सर, जो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं आपको अपने बीच में अपना मुख्य अतिथि के रूप में पाकर बहुत बहुत सर मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अंजनी प्रसाद दुबे जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कैंपस ऋषिकेश, प्रोफेसर अखिलेश पांडे, प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़, प्रोफेसर महेश कुमार झा, प्रेसिडेंट सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक PGPM पंसारी डिस्ट्रिक्ट ललितपुर उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्रेसिडेंट यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर सीमा तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी MMBBHU वाराणसी, प्रोफेसर विनीत नारायण दुबे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी SMM टाउन PG कॉलेज बलिया, डॉक्टर प्रोफेसर अंजनी कुमार सिंह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी KS साकेत PG कॉलेज अयोध्या, डॉक्टर अजय कुमार, प्रेसिडेंट एसोसिएट प्रोफेसर HOD ज्योग्राफी AND PG कॉलेज बमनान गोंडा, डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, डॉक्टर कमल कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी BNKB PG कॉलेज अंबेडकर नगर UP। मैं अपने सभी अतिथियों का, मेहमानों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि जी ने आज बड़े ही व्यस्ततम समय में हमको अपना बहुमूल्य समय निकाल करके दिया है। आपकी मीटिंग भी है अभी कुलपति जी के साथ, तो मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्य अतिथि जी से, प्रोफेसर SS मिश्रा सर से, कि वो अपने आशीर्वाद से हम लोगों को अभिषिंचित करने की कृपा करें और अपना दिशा निर्देश हम लोगों को प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर SS मिश्रा सर। धन्यवाद डॉक्टर दुर्गेश जी। इस गूगल मीट से जुड़े हुए हमारे आयोजन मंडल के सभी सदस्यगण, विशेष रूप से प्राचार्य, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी, हमारे अन्य सम्मानित विद्वत जन जो विभिन्न रूप में आयोजन मंडल और वक्ता के रूप में आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, एवं जो विद्यार्थी या इस सेमिनार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से जो ज्ञान अर्जन करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे सभी विद्वत जन का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि ये विश्वविद्यालय का एक संबद्ध महाविद्यालय है, तो आप लोग भी हम ही लोगों के अंग हैं, अलग नहीं है। और मुख्य अतिथि के रूप में अपने ही घर में मुख्य अतिथि बनना और भी अच्छा लग रहा है, और उसकी प्रासंगिकता भी बहुत प्रश्नवाचक हो जाती है। जिस भी रूप में आपने हमको स्वीकार किया, मैं इसमें एक सहभागिता निभाने की दृष्टि से जुड़ रहा हूं। आप जिस दृष्टि से ले रहे हैं वो अच्छी बात है। जैसा कि आपने विषय रखा है, रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च थ्रू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर इसकी हिंदी में व्याख्या करें, कन्वर्ट करें, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है उसमें
कृषि और उद्योग के माध्यम से हम कैसे उसकी प्रगति को बढ़ा सकते हैं, विशेष रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी बहुआयामी जो शोध होते हैं उसकी भूमिका के साथ हम कैसे इसकी प्रगति को परिलक्षित कर सकते हैं। विषय आपका बहुत ही सार्थक है, प्रासंगिक है, और ऐसे ही विषयों की, ऐसे ही शोध की, ऐसे ही विचार विमर्श की और विमर्श की आवश्यकता अब शोध के क्षेत्र में है। अब एकांगी शोध की जो प्रासंगिकता है, वैसे तो मौलिक जितने शोध हैं उनको, उन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जहां तक उपयोगिता की बात है, जहां तक समाज को जोड़ने की बात है, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च की अग्रणी भूमिका होती है। विशेष रूप से जैसे साइंस का व्यक्ति साइंस के क्षेत्र में ही काम कर रहा है, गणित का व्यक्ति गणित के क्षेत्र में ही रिसर्च कर रहा है, लेकिन यदि सोशल साइंस के लोग गणित के साथ जुड़ जाए या सोशल साइंस के लोग साइंस के साथ जुड़ जाए, सांख्यिकी के साथ जुड़ जाए, या जो विषय उनके विषय से एंथ्रोपोलॉजी के लोग हैं वो लाइफ साइंसेस के साथ जुड़ जाएं रिसर्च के लिए, तो ऐसे जो शोध होते हैं उनकी उपयोगिता समाजोपयोगी हो जाती है। इसलिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च की बात करते हैं। आप बहुत सारे शोध करते हैं सोशल साइंसेज में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हो। अगर आप गणित के व्यक्ति के साथ समय दें अपना और शोध करें गणित के साथ, सांख्यिकी के साथ, तो उसमें जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं हम उसको सीधे से उनको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वेरिएबल्स की एनालिसिस के लिए हमारे पास इतने मेथड्स हैं, कंप्यूटर ओरिएंटेड इतने मेथड्स हैं कि जो एनालिसिस की कभी कल्पना नहीं कर सकते थे वो एनालिसिस करके हम रिजल्ट बना करके आपको रख देंगे। अब केवल उस रिजल्ट को हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या और उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपके साथ बैठेंगे कि हमारा ये वेरिएबल, ये चीज आपके सामाजिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान का ये विषय, ये फैक्टर बताता है, तो हम समाज में इसका एप्लीकेशन इस तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो साइंस के कुछ आयाम हैं जिस पर शोध करने के लिए विशेष भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग हो रही है, जिसको हम स्टेम बोलते हैं। स्टेम का है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये जितनी भी रिसर्चेज हैं उनको बूस्ट करने के लिए, ये समाज के लिए, संस्थानों के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप देख रहे हैं कि इस समय ब्रिटेन में बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। गवर्नमेंट बहुत परेशान है। आप देख लीजिए, आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे उसमें देखिए गणित के पढ़ने वालों की संख्या एकाएक कम होती जा रही है। गणित कहते हैं डरावना सब्जेक्ट था, उसके अलावा डरावना सब्जेक्ट के विद्यार्थी कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये अगर खामी शिक्षक में थी तो ये खामी दूर होनी चाहिए थी। अगर किसी को रुचिकर बनाकर किसी सब्जेक्ट को प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं, चाव के साथ पढ़ते हैं। और किसी को अगर डरा करके पढ़ाएंगे कि ये तो बहुत टफ है, पहले ही कह देंगे, तो विद्यार्थी पढ़ते नहीं है। आपको बताएं, शोध का जो परिदृश्य है इस समय, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका शोध बिना आपके कंप्यूटर और गणित के माध्यम से ना किया जा रहा हो। केवल डेटा का कलेक्शन, इवन मेडिकल साइंस, लाइफ साइंसेज, जो बिल्कुल आप अपोजिट समझते हैं, उनके 50% रिसर्चेस डेटा कलेक्शन पर आकर रुक जाते हैं। उनकी जितनी एनालिसिस होती है, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, वो सब कंप्यूटिंग ओरिएंटेड जितनी रिसर्चेज हैं उस पर आकर के उनकी एनालिसिस होती है। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि अब वो समय है, आ गया है, जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च की बात करें, बहुआयामी
कई सब्जेक्ट्स एक साथ मिल करके हम बात करें कि हम इसका एप्लीकेशन आप हमारे में किस तरह से योगदान कर सकते हैं एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है। अब कोई इंटरप्रिटेशन हम करेंगे अगर साइंस के सब्जेक्ट के साथ सोशल साइंस को, तो इंटरप्रिटेशन भी नया हो जाता है। रिसर्च क्या है, या तो मेथड नया लगाएं, या मेथड नया ना लगाएं तो कोई नई चीज खोजें, नया विचार खोजें, नया कंसेप्ट खोजें, वो मौलिक रिसर्च हो गई। या कोई रिसर्च लगा करके आप नया नया इंटरप्रिटेशन देते हैं। नेहरूबियन मॉडल कोई है इकोनॉमिक्स का, और कोई गांधीयन मॉडल है, कोई व्याख्या जितनी हुई है उसके आगे की कुछ इंटरप्रिटेशंस उसमें नए जोड़ देते हैं, तो आपकी भी रिसर्च हो जाती है। तो ये ज्ञान का क्षेत्र है, बहुत बृहद है। मैं इसका शुभारंभ श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से करना चाहता हूँ। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मन विन्दति। ये ज्ञान दुनिया में, ब्रह्मांड में ज्ञान से पवित्र और पावरफुल, प्योर एंड पावरफुल कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। और वो ज्ञान ही है जो आपके इस आयोजन का कारण बना है, उपादान बना है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति को और ज्ञान की विधि को और ज्ञान के विमर्श को जो भी हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसको श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसके साथ जुड़ें, और उससे जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति हमारे जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाने का कार्य करती है। एक जैसे उत्तर प्रदेश के विकास की अगर बात करते हैं हम, तो कोई भी कार्य हो, उत्तर प्रदेश का विकास अगर एक आदमी की बात करेंगे चीफ की, तो एक व्यक्ति होगा, लेकिन प्रयास उसमें बहुत सारे लोगों के जुड़े होंगे। एक प्रयास से कोई उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन पाएगा 2047 तक। अभी हम लोगों ने अभियान चलाया था, बड़े बड़े विशेषज्ञ की टीम बनी थी उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। तो केवल एक व्यक्ति का, एक सेक्टर का प्रयास नहीं है। वैसे आपकी कॉन्फ्रेंस में दो आपने सेक्टर लिया है, एक एग्रीकल्चर लिया है और एक इंडस्ट्री लिया है। तो एक दूसरा श्लोक मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का सुनाता हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्त पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए, चाहे वो विकास से जुड़ा हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, ये 5 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को मैं वहीं से निकाल करके आपके सामने रख रहा हूं कि हम मल्टी वेरिएबल्स या मल्टी रिसर्चेस की कितनी आवश्यकता है। पहला है अधिष्ठानम। अधिष्ठान क्या है? धरातल होना चाहिए, पृथ्वी होनी चाहिए। अगर कहीं नौकरी किया है तो उधर उसका एक सेक्शन होता है जहां से सबकी नौकरियां कंट्रोल की जाती हैं। आपके यहाँ भी होगा, जो एडमिन बोलते हैं। अधिष्ठानम, धरातल, आधार, बेस। एक हर चीज का बेस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश है तो उसकी एक भूभाग है, उत्तर प्रदेश है तो उसकी एक सीमा है, उत्तर प्रदेश है तो सारी चीजें डिफाइंड हैं किस क्षेत्र में हमको काम करना। अधिष्ठानम तथा कर्ता, और एक कर्ता होना चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो एक कर्ता से काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर एक कर्ता का नाम लेना है तो चीफ मिनिस्टर हमारे पर्याप्त होंगे। नहीं तो सामूहिक प्रयास से हमारे चीफ मिनिस्टर के प्रयास भी परिलक्षित होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम, माध्यम क्या है? वो माध्यम हम आप बनते हैं, वो माध्यम हमारे सेक्टर्स बनते हैं। जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, हमारे जो सेक्टर्स डिफाइंड हैं वो हमारे माध्यम का काम करते हैं। करणम चा पृथक विधम, ये पृथक पृथक करते हैं। विविधास्त पृथक चेष्टा, और प्रयास सबका अलग से सामूहिक प्रयास बहुत आवश्यक होता है। और जो दैवम चैवात्र पंचमम, एक जो डिवाइन रीजन है, डिवाइन कारण है, जिसको स्पिरिचुअल कारण कहते हैं, जिसको डिवाइन प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो प्रोग्रामिंग भी अपना रोल, ये रैंडम होती है, इसको कोई डिकोड नहीं कर सकता है, इसको कोई जानता नहीं है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आपने सोचा कुछ है, हो गया कुछ।
ये पांचवा तत्व है। और सारे लोग यहाँ शिक्षक हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के। एक रैंडम वेरिएबल होता है, आपने सुना होगा। एक तो वेरिएबल होता है जिसको आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एक जो रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी अपीयरेंस होती है वो हम जानते नहीं हैं, उसको डिवाइन प्रोग्रामिंग बोलते हैं, या उसको स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग या यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग जो भी कह ले। उसके माध्यम से ये मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, फिर भी हम अपने अथक प्रयास और अखंड निष्ठा के साथ उसमें जुड़ करके काम करते हैं। हमारी अखंड निष्ठा है, हमारे संकल्प हैं, सशक्त संकल्प हैं, जिससे कि चीजें साकार होती हैं। अब हम आपके आते हैं जो आपकी इकोनॉमिक इंडस्ट्री, आपने एग्रीकल्चर की बात कही है, आपने इंडस्ट्री की बात की है। सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो कहते हैं, लेकिन सोशियो की जब ग्रोथ करते हैं तो सोशियो में इसको भी देखना आवश्यक रहता है कि आजकल सोशल इंडेक्स में हम कहाँ हैं, ह्यूमन इंडेक्स में कहाँ है, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, पर कैपिटा इनकम है। ये इसमें हमें बहुत काम करना है इस फील्ड में, तब हम अपने देश को, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। 2022 में 133वीं पोजीशन पर थे हम, 193 में कंट्रीज में, देश की मैं बता रहा हूं। और अब हम जाकर के 130 पर पहुंच चुके हैं। अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये कंट्री का मैं सीरियल बता रहा हूं। और जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जिसमें ईज ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं हम लोग, केवल जीवन जीवन जैसा नहीं होना चाहिए, जीवन हमारा सद्गुणी होना चाहिए, जीवन हमारा क्वालिटी के साथ होना चाहिए, जीवन में ईज ऑफ लाइफ होनी चाहिए। हर चीज के लिए संघर्ष ठीक है, संघर्ष से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बिना संघर्ष के व्यक्तित्व अधूरा रहता है, या वो जीवन का जो रस है उसको, उसका आनंद नहीं ले पाता है। ऐसा हमारे ऋषियों मुनियों की और विद्वानों की ऐसी व्याख्या है। बहुत लोग इससे सहमत होते हैं, बहुत लोग शॉर्टकट में विश्वास करते हैं, बहुत लॉन्ग कट में, बहुत संघर्ष में, बहुत आनंद में, विभिन्न विभिन्न अपनी सोच विचार हैं। लेकिन आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम काफी पीछे हैं। 147 कंट्रीज में हम 118 नंबर पर हैं, और इसके पहले 2024 में हम 126 नंबर पर थे 147 कंट्री में। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, ये सब कंट्रीज का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। मतलब हमारे पास सुख सुविधा सब कुछ है, पैसा रुपया, इज्जत शोहरत, सब धन लक्ष्मी संपदा वैभव सब कुछ है, लेकिन आंतरिक रूप से हम प्रसन्न नहीं है, शांति नहीं है। तो इस क्षेत्र में काम करना है अगर उत्तर प्रदेश को, हमें विकसित उत्तर प्रदेश या उसके डेवलपमेंट की बात करनी है। अब मैं आ जाता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के 3 प्राइमरी सेक्टर्स हैं। एक है आपका एग्रीकल्चर, जिसको आपने कवर किया है अपने सेमिनार में, दूसरा है इंडस्ट्री, जिसको भी आपने कवर किया है, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। आप कहेंगे ये 3 मेन सेक्टर क्यों लिए जाते हैं जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, जब जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी के लिए, जीडीपी डिफाइंड होती है आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपके कंजम्पशन पर, आपके एक्सपेंडिचर पर, आपके एक्सपोर्ट पर। कंजम्पशन, पैसा बहुत है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, जीडीपी आपकी नहीं बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। गवर्नमेंट नहीं खर्च कर रही, इंडिविजुअल खर्च नहीं कर रही है, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे बहुत पैरामीटर से जो समग्र रूप से हमारे जीडीपी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके 3 मुख्य इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। वो एक प्राइमरी है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी है इंडस्ट्री, और टर्शियरी है हमारी, टर्शियरी हमारी है सर्विसेज। क्या काम है प्राइमरी का? प्राइमरी में एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, यहां से हम रॉ मटेरियल को एक्सप्लोर करते हैं और फिर कहाँ ले जाते हैं, इंडस्ट्री में ले जाते हैं। इंडस्ट्री क्या करती है, ये गुड्स को के रूप में प्रोसेस करती है, प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। फिर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट फिर
जाते हैं मार्केट में जाते हैं। सर्विस में क्या है, सर्विस में क्या क्या चीजें आती हैं, सर्विस में आपकी आपकी एजुकेशन कहाँ आती है, आप बताएं। अगर एजुकेशन की बात करें तो ये आपकी सर्विस में आती है। बैंकिंग कहाँ आती है, सर्विस में आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ आती है, सर्विस में आती है। तो ये जितने आपके हेल्थ केयर किस में आती है, सर्विस में आते हैं। तो तीनों सेक्टर्स अगर हम प्राइमरली इस पर फोकस करेंगे, तभी जाकर के हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश के की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं। अभी आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमारी ग्रोथ जो जीडीपी है वो उसका रेट है 8.4, और जिसमें कंट्रीब्यूशन है आपके इसका सर्विस का वो है 9.2%, और जो इंडस्ट्री है यानी उसमें लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है 9.1% है। तो इंडस्ट्री और ये और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम पीछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लोग लेख जब लिखते थे गांव वगैरह पर, तो लिखते थे भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, महात्मा, फिर उसमें लिखते थे महात्मा गांधी के अनुसार। ये बात सही, आज भी 60 to 70% जो पॉपुलेशन है डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पर। लेकिन एग्रीकल्चर को जितना जिस रूप में आना चाहिए उस रूप में एग्रीकल्चर, चाहे उसकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हो, एग्रीकल्चर में वो बूस्ट अभी आया नहीं है। अगर एग्रीकल्चर में वो बूस्ट आ जाए तो हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, वो इकोनॉमी हम तैयार कर लेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। जिसमें इकोनॉमी तो तैयार हो जाती है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम होती है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। जो इकोनॉमिक्स के लोग जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि 3 ट्रिलियन टी की हम श्रेणी में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम होती है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम होती है, जिसको आप तुलना करना संभव नहीं हो पाता है कि हम जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर हम भी डेवलप्ड हो गए तो हमारी पर कैपिटा क्यों नीचे जा रही है। ये तो सारी चीजें इकोनॉमिक्स की हो गई, अर्थशास्त्र की हो गई, लेकिन अपना जो मुख्य विषय है वो एजुकेशन है। एजुकेशन में हम क्या करें कि हम डेवलप्ड उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ें। अब हम इस पर, ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसको हम अपनी बात कहेंगे, और इसी के साथ फिर अपनी वाणी को विराम करेंगे। एजुकेशन किस में है, एजुकेशन सर्विस में है। कौन सा सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर है। एजुकेशन की आजकल रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि रिवैम्पिंग और अलाइनमेंट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। आप देखें करिकुलम, ठीक है, हर करिकुलम को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी करिकुलम में अब परिवर्तन की आवश्यकता हो गई। कैसा परिवर्तन होना चाहिए, जो कि हमारे जीवन से या तो जुड़ा है या तो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है, अच्छा एजुकेशन का रियलाइजेशन से जुड़ा है। ऐसे तत्व का निर्माण उस करिकुलम में होना चाहिए, जिससे कि अब इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में हम पुराने पढ़ा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप बताइए इंजन जो कार वगैरह बन रही हैं, एडवांस कारें जो आ रही हैं, ईवी कार आ रही हैं, ये अगर आप पढ़ाएंगे नहीं बीटेक और एमटेक में तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो अलाइनमेंट होना चाहिए। साइंस में आप कहेंगे कितना एडवांस हो गया, ये तो इंजीनियरिंग का बदलना चाहिए। आप कहेंगे साइंस में क्या बदलेंगे, अरे साइंस में मैथ्स में सब एडवांस टेक्निक आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक है, इंजीनियरिंग नहीं। अब तो सोशल बीए में भी पढ़ाई एआई की होनी चाहिए, हो रही है। तो जो एडवांस लोग हैं वो बीए में इंट्रोड्यूस कर दिए एआई, लेकिन अभी हम लोग अगर एआई इंट्रोड्यूस कर दें तो बवाल मच जाएगा। इसको पढ़ाएगा कौन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसको पढ़ाएगा कौन। तो ये तो हम ही आपको इसका हल भी खोजना है, इसको पढ़ाएगा कौन, हम ही आप पढ़ेंगे। अब हम आप कब एमएससी और एमए किए होंगे, आखिर एडवांस चीजें पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ के पढ़ा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में जाकर सीखते हैं। कोई जो हमारा श्रेष्ठ व्यक्ति है उस क्षेत्र में, उसके पास जाकर के पूछते हैं कि भाई ये थोड़ा सा हमें 10-5 मिनट का टाइम देंगे तो हम भी सीख लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि करिकुलम में चेंजेज होने चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और एक जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए।
हर व्यक्ति अगर वो 10 साल पहले जो मुझे ज्ञान था वही 10 साल लिए रहेंगे, वही पुराना नोट्स है उसको बचा करके रखेंगे लेमिनेशन करवा करके, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, और हर तरह की लर्निंग होनी चाहिए, वो चाहे फिजिकल लर्निंग हो, चाहे आपको स्पिरिचुअल लर्निंग की फील्ड हो, चाहे विद्या हो चाहे अविद्या हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। तो आप में मेच्योरिटी और आएगी। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में है स्किलिंग आपकी क्या, आप स्किलिंग हो रही कि नहीं हो रही। आप स्किलिंग मीन्स आपकी स्किल जो थी उसमें चीजें नहीं जुड़ रही कि नहीं हो रही हैं, आप में री स्किलिंग हो रही कि नहीं, फिर से आप कोई चीज भूल गए हैं क्या, उसको री स्किलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई नई चीज आप अपने में जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है एजुकेशन से जो जुड़े लोग हैं उनको समझने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हमारे करिकुलम के साथ इंटीग्रेट हो रही कि नहीं हो रही है। ये इम्पॉर्टेंट चीज है। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को सीखना है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं उसमें नई नई चीजों को सीखें। और चाइल्ड इज ए मैन ऑफ फादर, ये अब्राहम लिंकन की कहावत है। चाइल्ड इज ए फादर ऑफ चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, ए मैन। तो पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ, नई जनरेशन से हमेशा पुरानी जनरेशन सीखती है, सिंपल सी बात है। चाइल्ड इज ए फादर, तो अब हमारी जनरेशन इतनी एडवांस, आप पुराने डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो पुरानी टेक्निक लगाएगा, लेटेस्ट टेक्निक आ गई है वो तो जो लेटेस्ट पढ़ के निकला है वो डॉक्टर लगाएगा। जो 1 घंटा का ऑपरेशन है वो 20 मिनट में करके आपको रिलीव कर देगा, नहीं तो 1 घंटा करेंगे और 25 दिन आप बेड पर रहेंगे। तो ये सब ज्ञान का क्षेत्र है जिसमें अपग्रेडेशन की जरूरत रहती है। और नई नई चीजें हैं, जो डिजिटल डिवाइड है वो गैप कम होना चाहिए। नेट की सुविधाएं नहीं है, रूरल एरिया देखिए पूरी कट ऑफ है, जहाँ प्राइमरी में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अब हर हर जिले में एक यूनिवर्सिटी खुलने की योजना बन गई है, हर जिले में कई सारे कॉलेज होने की योजना बन गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास भी होना चाहिए। अब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं क्रिएट कर सकता, तो गवर्नमेंट को रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको भी फैसिलिटेट करना होगा, तब जाके कि हमारी क्वालिटी एजुकेशन की बात हो पाएगी। नहीं तो संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब कितनी दूर दूर से बालिकाएं आती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, फ्री शिक्षा होनी चाहिए। आप किसी न किसी वंचित को, डिसएडवांटेज को फ्री तो देंगे ना, हम तो इनकम टैक्स देते हैं, हमारा ही पैसा, आप उसको उस रूप में खर्च करिए। लड़कियां दूर से आती रहने की नहीं, उनके हॉस्टल का निर्माण कराना होगा। जो वंचित लोग हैं उनकी फीस में कमी की जाए, स्कॉलरशिप तो खूब लोगों को मिल रही है। तो ये जहां जहां जिस क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं उस गैप को हमको ब्रिज करना पड़ेगा। तो एजुकेशन में हमारे जो विद्वान कम्युनिटी है उनका सहयोग लेते हुए, और हम भी अपनी अखंड निष्ठा के साथ इस क्षेत्र में काम करें। प्राप्ति जो हो रही है वो तो हो ही रही है। जो समय समय पर ये जो आपके आयोग हैं, समय पर शोध के जो परियोजनाएं हैं, समय पर जो फेलोशिप स्कॉलरशिप की परियोजनाएं हैं, ये सामयिक होनी चाहिए और सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, जिससे इसको लाभ मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि मेरा समय भी पूरा हो चुका है और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा, विद्वज्जनों के साथ अपनी बात कहने का आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने हम जैसे छोटे लोगों को इतना महत्व दिया, मैं इसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्रीमद् गीता के श्लोक से शुरू करके और आधुनिक टेक्नोलॉजी तक आपने बहुत ढेर सारी बातें, उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में कृषि और उद्योग के योगदान पर तमाम बातें बताई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका करता हूं। मैं इसी क्रम में अगले
विद्वान के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर महेश कुमार झा सर को कि वो आए और अपनी बात लोगों को बताएं इस पर कृषि और उद्योग की भूमिका उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में क्या रोल है सर। धन्यवाद। हेलो, आवाज पहुंच रही है सर? जी सर जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस मंच में हमारे मुख्य अतिथि, आज जो हमारे चीफ गेस्ट जुड़े हैं, और हमारे सभी विद्वान साथी जिनके विचार आज हम सबको मंच में मिल रहे हैं, और आयोजन समिति, सभी हमारे ऑर्गेनाइजर, प्रिंसिपल साहब, आप सभी का आभार और धन्यवाद कि आपने इस अवसर पर मुझे मौका दिया। जैसे अभी हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के और औद्योगिक क्षेत्र को लेकर एग्रीकल्चर को और सर्विस सेक्टर को समराइज करते हुए उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति के बारे में एक शोध परक दृष्टिकोण जो प्रस्तुत किया, वास्तव में वह अनुकरणीय है। और आज जिस तरह से आधुनिक युग में वृद्धि की दर अर्थशास्त्र के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से चल रही है, उसकी तुलना हमें उत्तर प्रदेश से करनी है। तो अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में आज हम देखते हैं कि भौतिक संसाधन, कृषि के संसाधन, औद्योगिक संसाधन हमारे पास पर्याप्त है, और वर्तमान सरकार ग्रामीण परिवेश और एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा देने के लिए करने का, औद्योगिक विकास के निरंतर वृद्धि के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आज जो है चिंतन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो उत्तर प्रदेश को उस ऊंचाई तक अभी नहीं पहुंचा पा रहा है। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार, हमारे समाज अपेक्षा कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है विद्वानों में जो अपना चिंतन रखा और आगे भी रखा जाएगा, उसका अनुकरण भी बहुत करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की जो है 2030 तक इसको $1 ट्रिलियन करने का जो लक्ष्य, उसको कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि देश में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र करने का जो संकल्प लिया, उसको कैसे शामिल किया जाए, उसको कैसे अचीव किया जाए, इस ओर भी हमारी उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका उसमें होती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए इस पर जो है चिंतन की आवश्यकता है। तो जहाँ हम 2030 में हमारी सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, वहीं 2047 तक उत्तर प्रदेश की हमारे एजुकेशन सेक्टर और हमारे जो चिंतक हैं, हमारे जो विद्वान हैं, युवाओं और रिसर्चर के बीच समाज में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। क्योंकि आज भी जिस तरह से प्राचीन काल से या कुछ दशकों पहले से एग्रीकल्चर सेक्टर उससे किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है। हम क्या किसी भी देश को, विश्व के किसी भी देश में भी कृषि को विकास का अहम हिस्सा माना जाता है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। और इंडस्ट्रियल की जहाँ तक बात हो रही है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कृषि पर आधारित हैं, और रोजगार भी बहुत सारा जो है इसमें मिल रहा है आपके इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में। इसमें समन्वय की आवश्यकता है, दोनों को हम स्वतंत्र नहीं रख सकते हैं। इसलिए समाज का विकास होगा
एग्रीकल्चर से भी होगा और हमारे इंडस्ट्रियल से, साथ में एजुकेशन, जिस प्रोफेशन से हम आप सब जुड़े हुए हैं वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आबादी के हिसाब से भी देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आबादी भी है और जो कृषि का सेक्टर है जहाँ पर 80% कमी सिर्फ किसकी है, स्किल की कमी, प्रशिक्षण की कमी है। हमारे किसान आज उतने ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, नई तकनीक को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और तकनीकी यहाँ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दायित्व तो शैक्षिक संस्थानों पर भी होता है कि अगर जो हमारे शैक्षिक संस्थानों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से जो हमारे युवा साथी निकल रहे हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग और साथ में एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग तो हमारे देश का युवा जो है इस तरह से ट्रेंड हो कि कृषि को वो अपना एक प्रोफेशन माने। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृषि की एजुकेशन लेने के बाद भी उसको प्रोफेशन दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, ना ही उसको करना चाहते हैं और हीन दृष्टि से भी देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में और उसको नकार दिया जाता है। कारण उसके पीछे क्या है, सिर्फ यही है कि उन्होंने एक ऐसी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप में स्थापित कर रखी है कि भाई कृषि में कोई फायदा नहीं होता है, जबकि इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं। आंकड़ों की ओर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे किसान जो केवल कृषि को ही कार्य करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कीर्तिमान इस पर स्थापित भी किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आज कृषि हमारे विकास में सहायक नहीं है, बल्कि बराबर इसका अहम हिस्सा है और इंडस्ट्री की ओर अधिकतर बढ़ावा है। तो अगर हम पूरा ओवरऑल इसके योगदान की बात करते हैं तो कृषि का जो हमारा हिस्सा है वो करीबन जो है 25% हिस्सा इसका जीडीपी में बनता है और जो इंडस्ट्री का हिस्सा आती है। लेकिन समन्वय की जहाँ तक बात होगी कि हम कृषि को भी उतना ही महत्व दें, इंडस्ट्री को भी उतना ही महत्व दें और सर्विस सेक्टर को भी हमें महत्व देने की आवश्यकता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है, छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए ऋणों में सुविधा दे रही है और साथ साथ उनके कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग आदि की भी आवश्यकता है और उसको मुहैया भी कराया जा रहा है। तो हमारे समाज में एक होती है कि नहीं, हमें बहुत अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए और अगर इसको अपना प्रोफेशन मान ले तो निश्चित तौर पर जो है बहुत अच्छा विकास उत्तर प्रदेश का होगा और हम केवल जनसंख्या में ही नहीं बल्कि हम अपने डेवलपमेंट में भी बहुत आगे होंगे, क्योंकि सरकार भी इस ओर काफी बढ़ावा दे रही है और उसका अनुकरण भी हो रहा है। साथ साथ में जो हमारे एजुकेशन सेक्टर हैं वहाँ पर भी जो कौशल विकास की जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बात कही गई है, अगर उसको भी विशेष महत्व दिया जाए, सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भी हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत अच्छा होगा और हमारे उत्तर प्रदेश की जो हो जाएगी, हमारा राज्य भी जो है अन्य जो कृषि आधारित राज्यों और उद्योग आधारित राज्यों की श्रेणी में आगे हैं, उनसे भी आगे हम पहुंच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमारे युवाओं के साथ साथ हमारे जो विद्वत जन है उनकी भी आवश्यकता है कि वो भी जो है अपना योगदान इसमें दें। जैसे कि अगस्त माह में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उत्तर प्रदेश को विकसित करने का, तो उसमें करीबन 300 बुद्धिजीवियों को एकत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया और करीबन 27 घंटे की, तो कहीं ना कहीं एक राह विद्वानों को नजर आ रही है जिससे कि हम उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों का एक सामूहिक विकास जो है इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ साथ में जो हमारे यहाँ एक
ट्रेडिशनल ट्रेंड जो चल रहा है कृषि भी कराना होगा, तब जाकर के हम औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छी खासी प्रगति कर पाएंगे। हाल ही में सरकार ने जो श्रम के जो कानून है उनमें भी बहुत बदलाव कर दिया गया है, सामाजिक सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है, आर्थिक जो है उनकी मजदूरी को भी बढ़ावा दिया गया है। तो इन चीजों से भी हमें लोगों को रूबरू कराना होगा, और जो नीतियां हैं, विकास की नीतियां हैं, नीतियां हैं, उनको भी हमें समाज के आगे लाना होगा। तो उनसे जब वो जागरूक हो जाएंगे, तो स्वतः चेतना उनकी जाग जाएगी, तो विकास संभव हो पाएगा। विकास का सूचक नहीं, जब तक कि हम एक बेहतर इम्प्लीमेंट ना कर पाए। तो बेहतर हमें निचले स्तर से लेकर के, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारा सर्विस सेक्टर है, इन सभी में जो है हम सामाजिक दृष्टिकोण से सोच करके, और युवाओं की भागीदारी, और हमारे विद्वत है, हमारे शैक्षिक संस्थान है, इन सबका समायोजित करते हुए जो संकल्प तैयार है, उस ओर हम कदम बढ़ाएंगे, तो हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत में एक श्रेष्ठ और उत्तम प्रदेश बनेगा, जिसकी कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने रखी है, और वो निरंतर इसमें प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी साथी और विद्वत जन देख रहे होंगे कि विगत कई महीनों से उत्तर प्रदेश की प्रगति का ग्राफ, उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े निरंतर समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं को भी जो है सामने लाया जा रहा है, जिससे कि वो जन जन तक पहुंच हो पाए। तो साथ साथ ऐसी विद्वत चर्चा जो आज यहाँ पर बहुत अच्छा जो विषय रखा गया है, इस पर जो राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हो रही है, ऐसी राष्ट्र स्तर के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में भी करानी चाहिए, क्योंकि मानव की चेतना है, चाहे जितना वो पहले कर ले, समझ ले, विद्वत हो जाए, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देता है या फिर उससे बार बार उन पर चर्चा नहीं होती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारी नीतियां, क्या आज ही हम देश के विकास की बात नहीं करने लगे हैं? आज ही हम उत्तर प्रदेश को विकसित करने की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसानों की आय की दोगुनी की बात कर रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ है 1947 से भी ये बराबर चर्चा होती रही है, और अगर इसमें सही से हो जाती तो आज पहले ही हम विकसित हो जाते। लेकिन बात यही आती है कि हम सक्रियता कितनी, और हमारे प्रदेश के विकास के का ये चिंतन मनन और ये कॉन्फ्रेंस हमारी बहुत उपयोगी होगी। और चूंकि समय भी हो रहा है, मैं अपना उद्बोधन के साथ आप सभी आयोजन समिति और हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे सभी चीफ गेस्ट और आने वाले जो हमारे वक्तागण हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने उत्तर प्रदेश के विकास में कृषि और उद्योग की क्या भूमिका है, आपने बहुत ही विस्तृत चर्चा किया। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगले स्पीकर के रूप में मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर प्रोफेसर अंजनी प्रसाद दुबे सर, जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कैंपस ऋषिकेश, सर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप अपने आशीर्वाद से हम लोगों को सिंचित करने का प्रयास करें सर। धन्यवाद दुर्गेश जी।
इस 2 दिवसीय, आवाज आ रही है हमारी? जी सर जी। हाँ, इस 2 दिवसीय सेमिनार के आयोजन के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। और जो भी सुधीजन और आपके रिसोर्स पर्सन इस ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम। प्रोफेसर AP सिंह, अंजनी सिंह भी दिख रहे थे, हमें लगता है भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। और कल का भी मैं आपका शेड्यूल देख रहा था, उसमें भी BHU से मैडम तिवारी हैं और सब लोग हैं। तो ठीक है, बीच बीच में इस विद्युत समाज को जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी ही चाहिए। जब से कोविड का आया तब से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़े सस्ते में और सहजता के साथ लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपनी बातों का एक संवाद का मंच जो है बन रहा है। अब विषय पर आते हैं, जो आपका आज का 2 दिवसीय सेमिनार का मुख्य विषय था, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में। तो विकास, और आपने जो इसमें जो थीम रखा है, जो मुख्य बिंदु रखे हैं कि उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, हम जब विकास की चर्चा करते हैं तो विकास वास्तव में एक बहुआयामी विषय है। डेवलपमेंट की चर्चा होती, सब बात करते हैं विकास करना है, विकास करना है। तो विकास क्या, कैसे? तो ढेर सारे होते हैं मानव जीवन के। कुछ के लोगों के लक्ष्य होते हैं आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, अलग अलग सेक्टर से। यदि हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो जो विकास है वो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग इन जिसके पक्ष हैं उन पर केंद्रित रहा है। यद्यपि अर्थ हर युग में प्रधान रहा है। आपने लिखा है कि समाज का भी विकास हो और अर्थ का भी विकास हो। आज सब लोग मुख्य विकास जो है अर्थ के प्रति ही, लेकिन मैंने कहा कि विभिन्न कालखंडों में देखते हैं तो अर्थ हमेशा, चाहे सतयुग से लेकर वर्तमान कलयुग का हो, तो अर्थ हमेशा प्रधान रहा है। अंतर क्या है? अंतर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि और जो इसके विकास के विभिन्न पक्ष हैं उनमें संतुलन बनाने का प्रयास रहा है। अर्थ तो महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज का युग जो है वो अर्थ ही केंद्रित है। अन्य विषय जो विकास के जो अन्य पक्ष हैं, चाहे हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हो, वो धीरे धीरे गौड़ हो गया है। तो ये एक थोड़ा उसमें असंतुलन आया है कि हम आर्थिक विकास तो करें, लेकिन विकास के जो अन्य पक्ष हैं उन पे भी हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं तो बेहतर समाज की संरचना हम कर सकते हैं। एक बिंदु तो ये। अब विकास करें कैसे? आपने लिखा है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, तो हम सब भूगोल के, हमें लगता है मैक्सिमम लोग भूगोल से जुड़े होंगे, तो हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें 3 तरीके की मनुष्य क्रियाएं करता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप, सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। आपने 2 पक्ष रखे हैं। पहला कृषि। तो जो हम कृषि क्या है, आप हमारे अगर छात्र छात्राएं भी जुड़े हों तो जानते हैं, जो हमारे मनुष्य की प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जिसमें हम संसाधनों का सीधा इस्तेमाल करते हैं, चाहे कृषि हो, वानिकी हो, मत्स्य है, खनन है, पशुपालन है। तो एक तो दुनिया के विभिन्न देश यदि हम देखें, एक नजर दौड़ाएं, अलग अलग देशों के अलग अलग प्रायोरिटी है। कुछ देश ऐसे हैं जो कृषि प्रधान है, कुछ ऐसे देश हैं जहां मत्स्य उत्पादन की प्राथमिकता है, कुछ ऐसे हैं जो वनोत्पाद पर निर्भर करते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो आपने जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं जिसे हम सरल भाषा में औद्योगिकरण या विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के रूप में देखते हैं। तो कई देशों की पहचान औद्योगिक जो विकास का फार्मूला है, जो एजेंडा, उस पर वो रख के अपने थीम पे कार्य करते हैं। और कई ऐसी कंट्री हैं जो सर्विस सेक्टर पे, जिसे हम तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। यदि हम उत्तर, आपने जो विषय रखा है उत्तर प्रदेश का विकास और उसका सामाजिक आर्थिक विकास कैसे हो, उसमें आपने 2 विषय रखे हैं। पहला है कृषि और दूसरा है उद्योग, इनका विकास कैसे हो। तो ये विचार करें आप लोग भी और हम भी, तो देखते हैं कि वास्तव में जो विकास की हम पूरी कार्य योजना बनाते हैं उसमें सबसे मुख्य बिंदु क्या होता है कि हमारा जो संसाधन आधार है वो कैसा है। विकास योजनाएं जो उपलब्ध संसाधन है
और जो समस्याएं हैं, वास्तव में इसी पे यदि हम केंद्रित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे जब भारत हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उच्च स्तर पर सरकारी भारत सरकार के स्तर पर ये विचार विमर्श हुआ, जो योजनाकार थे, प्लानर थे, उन्होंने किया। तो उन्होंने पंचवर्षीय एक योजना लेके आए कि भाई एक योजना आयोग बनाया, 5 साल में हम कैसे देश का विकास करें। यदि हम देखें 1951 के जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, उसमें लोगों ने विचार करके देखा कि हमारा देश की जो मुख्य संसाधन है उसमें कृषि ही महत्वपूर्ण है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में खेती पे ज्यादा विकास, ज्यादा इसको कैसे डेवलप किया, इस पे ज्यादा फोकस किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तो लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों में, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, और तो लोगों ने कहा नहीं भाई खेती नहीं, हम उद्योगों की प्रधानता करेंगे, उद्योगों को केंद्र में रख के हम विकास करेंगे। भूगोल में हम लोग पढ़ते भी हैं, 2 तरीके की थ्योरी है, एक पेराक्स की है वृद्धि ध्रुव सिद्धांत, सेंट्रल पोल थ्योरी, और तो इसीलिए विकास किया भाई, उद्योगों को विकास करें, बड़े उद्योगों को हम स्थापित करें और उनके जरिए जो विकास की किरण है अलग अलग पिछड़े क्षेत्रों या उसके जो सराउंडिंग एरिया है वहां चली जाएगी। तो ये कंसेप्ट लेके आई कि किसी ने उद्योगों को हम केंद्र में रख के विकास के अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएं। नतीजा क्या हुआ कि वो योजना जितना सरकार को उम्मीद थी उस तरीके से फलीभूत नहीं हो पाई। फिर जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई तो लोगों ने रियलाइज किया विकास के हमारे ये इस तरीके का फार्मूला फिट नहीं होगा। हमारा जो देश है, जो संसाधन है, जो लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है, तो खेती महत्वपूर्ण है, तो संतुलन बिठाया जाए। तो तीसरी पंचवर्षीय में योजना जब आई तो लोगों ने खेती और उद्योग, हमारे देश के विकास के लिए 2 बड़े आधार स्तंभ रखे गए। इन खेती को भी उतना ही मजबूत करें, सशक्त बनाएं, और साथ ही जो औद्योगिक क्रियाकलाप है उनको भी हम मजबूत करें। आपने लिखा हमारे प्रदेश के विकास में ये 2 ध्रुव हैं। मुझे एक बात याद आती है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बढ़िया बात कही थी, जो हमारा उस पे हमने भी अपने आप को उससे एकीकार किया। उन्होंने कहा, बहुत एक सुंदर सा उदाहरण देके बताया कि कोई एक भवन है, उसमें 6 स्तंभ लगे हैं। अब आप बताइए क्या किसी 2 स्तंभ के जरिए भवन टिक सकता है? उन्होंने कहा 6 स्तंभ को मजबूत करना होगा। तो वास्तव में यदि हम विकास करना चाहते हैं किसी प्रदेश या क्षेत्र का, तो आज हम खाली 2 केंद्रों पर, 2 बिंदुओं पर ही फोकस नहीं कर सकते। हमें बहुआयामी जो मल्टी एस्पेक्ट्स हैं उन पे, और विभिन्न जो हमारे उपलब्ध जितने भी हमारे पास साधन हैं उन सबका समग्र विकास करना होगा, चाहे वह सेवा क्षेत्र है, चाहे कृषि क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है। तो जब तक हम सभी पहलुओं को और उन पे समान रूप में उनका विकास नहीं करते, उसको सशक्त नहीं बनाते हैं, तब तक देश और प्रदेश वो अपने विकास के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। तो खेती भी उतनी महत्वपूर्ण है और औद्योगिक विकास भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिदृश्य यदि अपने प्रदेश का देखें तो डाटा देखते हैं कि यदि प्रदेश का देखें, देश का देखें, तो देश की जीडीपी में जो खेती है वो मैंने कहा कि जो हमारे प्रदेश की जो धरातलीय संरचना है, जो जलवायुवीय संरचना है, जो सामाजिक स्वरूप है हमारा, जो सांस्कृतिक स्वरूप है, ये सब हम कहते हैं कृषि प्रधान है। सब खेती से रचे बच्चे, हर व्यक्ति खेती से परिचित है, तो खेती महत्वपूर्ण है। लेकिन मजेदार रोचक तथ्य यह है कि जब हम उत्तर प्रदेश की जीडीपी को देखते हैं तो खेती का योगदान मात्र 17% है, सर्विस सेक्टर का 43%, 47% के आसपास है। तो कृषि प्रधान देश होने के प्रदेश होने के बावजूद, और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद देश की जीडीपी में लगभग 16% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है, और लगभग 54 या 55% योगदान सर्विस सेक्टर का है। तो खेती है तो महत्वपूर्ण, लेकिन आज भी उस तरीके का अपना हुआ जो राज्य और प्रदेश के विकास में जो उसको जितना कंट्रीब्यूशन उसके माध्यम से मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है। क्या कारण है कि खेती को कैसे हम अपने प्रदेश में और बेहतर करें, लोगों को जोड़ पाएं, रोजगार से उसको हम संबद्ध कर पाएं। बार बार सरकार कहती है और लोगों का भी ये रहता है कि कृषकों की आय बढ़ाई जाए, कृषकों की आय दुगनी की जाए। क्या किया जाए? एक और रोचक तथ्य आप सब ध्यान दें तो देखते हैं हम उत्पादन, 2 चीज होती खेती में, एक तो होता प्रोडक्शन और दूसरा होता विपणन। 2 ही महत्वपूर्ण पहलू यदि हम विचार करें तो एक तो प्रोडक्शन और दूसरा है विपणन। प्रोडक्शन लोग शुरू से चलते आए कि पढ़ते आए कि लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, और विपणन की चर्चा करें तो हमारे देश की सरकार हर बार
हर वर्ष में जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो हर बार बढ़ा देती है। तो उत्पादन भी बढ़ रहा है, समर्थन मूल्य भी बढ़ रहा है, लेकिन न किसानों की समस्या कम हो रही है, न जीडीपी में हमारा जितना अपेक्षित जो योगदान था वो हो पा रहा है। तो क्या कारण है, कैसे इसको हम और बेहतर कर पाए? तो यदि इस पर चिंतन किया जाए, इस पर विचार किया जाए, तो जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें हम जो तत्कालिक हमारी स्थानीय समस्याएं और आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो नवीन तकनीकें हैं, नवीन तकनीक हैं और जो नवाचार हैं, उनको हम कैसे स्थानीय कृषकों से मिलकर, उनकी समस्याओं को जानकर, उनकी जो संसाधन है उसकी पहचान कर हम कैसे उसको बेहतर ढंग से नियोजित कर पाए, जिससे उसका जो धरातलीय स्वरूप है, जो धरातलीय असर है वो देखने को मिले। उत्पादन की प्रक्रिया और उसको हम इनोवेटिव और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से और सशक्तिकरण उसका कर पाए। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे आजकल गेहूं की बुआई चल रही है, गेहूं का सीजन, तो देखो कैसे समय बदलता है और तकनीक बदलती है। पहले बुआई जो छिड़काव विधि के माध्यम से होती थी, कल पापा का फोन आया परसों, उन्होंने कहा कि आजकल वो सीड ड्रिलिंग मशीन आई हुई है गाँव में। तो समय के साथ साथ अब सीड ड्रिलिंग मशीन आई है, तो अब खेती की विधि देखो कैसे परिवर्तित हो रही, बुआई की विधि, ऐसे विभिन्न फसलें हैं। तो जो आधुनिक तकनीक है उसको हम कैसे बेहतर कम रिसोर्स यूज करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर पाए, ऐसे जो विभिन्न प्रकार की नई तकनीकें हैं, नई तकनीक्स हैं, उनको हम कैसे खेती में यूज करें, प्रयोग करें। इसके लिए कृषकों को तैयार करना होगा, प्रशिक्षित करना होगा और उनको इस योग्य बनाना होगा कि उस नई तकनीक को वो अवेल कर पाए, उपलब्ध कर पाए। अब इतनी महंगी मशीनें होगी और किसान के पास इतना पैसा नहीं है। ये भी बात ध्यान देने की है कि जो वर्तमान तकनीक है वो ऐसी सर्वग्राही हो कि जिससे हमारा जो कृषक है वो उसको उपभोग कर पाए। तो जो हमारे उत्पादन की प्रक्रिया है इसमें नवीन तकनीकों का इस्तेमाल हो, जिससे जो उत्पादन की जो लाभ है वो हमारे किसानों को मिल पाए और उत्पादन में वृद्धि हो पाए। इसके अलावा ढेर सारे अन्य साधन है, सिंचाई की नई नई विधियां आई हैं, उनका भी इस्तेमाल हो। कुछ गाँवों में कुछ जो समृद्ध लोग हैं हम देख रहे हैं, उनका जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, इन सब का प्रयोग अभी सीमित है। सोलर पंप की व्यवस्था सरकार कर रही है, इनका और कैसे विस्तार किया जाए जिससे अधिकांश लोगों को इन नई तकनीकों और जो नवाचार है इनका लाभ मिल पाए। और दूसरा मैंने कहा पक्ष है कृषि के विकास का, वो है विपणन, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग सरकार ने अलग अलग केंद्र और राज्य स्तर पर ढेर सारे मंडी बनाई है। ई नाम, वन नेशन वन मार्केट, सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि कैसे कोई भी किसान या मंडी पूरे देश में कहीं भी अपना माल बेच सकता है। हमारे युवा क्या कर सकते हैं, जो किसान है वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या संभावनाएं हैं विपणन के क्षेत्र में किसी खेती को मजबूत करने के लिए। तो इसमें आप यदि देखें अपने परिवेश को, अगर आज बात देखें तो आजकल डिजिटल इंडिया का जो बोलबाला है, हम अनेक जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म उनका इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, जोमेटो आपका, ऐसे ढेर सारी जो ऑनलाइन सुविधाएं वो पहुंच रही हैं। तो क्यों ना हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के या शहरी क्षेत्रों के युवा हैं वो अपना एक समूह बनाकर ऐसे कृषि उत्पादों को बड़े बड़े जो स्टोर है वहां पहुंचाएं या होम डिलीवरी करें। तो वो जो इससे किसानों को भी फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे कुछ जो, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि कुछ भी नया करने जाए तो खाली एक विचार है, इनको धरातल पे उतारने के लिए सबसे जरूरी है प्रशिक्षण। आप ऐसे सीधे मन करेगा तो नहीं याद, एक तो ग्रुप बनाइए, उसकी बाकायदा वैधानिक रूप में पंजीकरण कराइए और उसके बाद उसके लिए उचित प्रशिक्षण लीजिए। सरकार ढेर सारी स्कीम चला रही, एंटरप्रेन्योरशिप का है, स्किल डेवलपमेंट इंडिया का है, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हम लोगों के हर बच्चों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो किसी भी इनोवेटिव काम को करने के लिए जरूरी है कि आप कितना तैयार हैं, आप कितने स्किल्ड हैं,
इस पे फोकस होना चाहिए कि जो बच्चा बीए करके निकल रहा है, बीएससी करके निकल रहा है, साथ ही साथ अपने इस ग्रेजुएशन और पीजी कोर्स के दौरान वह ऐसे विभिन्न स्किल्ड और जो एंटरप्रेन्योरशिप के कार्यक्रम है उनमें भी वह व्यवहारिक रूप में प्रतिभाग करे, उसको सीखे, और वो प्रशिक्षित होके जब इन क्षेत्र में वह जाएगा तो उसको एक तो रोजगार मिलेगा, खेती का भी विकास होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी, और जो विभिन्न पूरी प्रक्रियाएं हैं ये संचित और संतुलित ढंग से यह कार्य कर पाएंगे। तो मैंने कहा दोनों इसके जो है, एक और सरकार की बड़ी जो नई स्कीम और बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है ड्रोन दीदी। मैं देख रहा था आजकल, आप देखिए चाहे युद्ध हो चाहे सामान्य जीवन हो, तो ड्रोन का तकनीक, तो उसके लिए बड़ा हम देखते हैं बहुत स्कोप है बच्चों के पास कि कैसे वो खेती में उसको कैसे, विदेशों में तो हम लोग पढ़ते पढ़ाते आए हैं कि कैसे ड्रोन टेक्निक से सिंचाई, कीटनाशकों का छिड़काव, उर्वरकों का छिड़काव, ये चीजें हो रही। तो आजकल इतनी चीजें, जैसे मोबाइल थी, महंगी मोबाइल पहले किसी के पास नहीं था, घर घर हर हर हाथ में है। तो ऐसे आने वाला समय ऐसा है कि जो ड्रोन तकनीक है कैसे अपने हम युवाओं को, किसानों को उसके लिए प्रशिक्षित करें, उसका इस्तेमाल खेती में, खेती के विकास के लिए कैसे कर पाएं, मार्केटिंग में कैसे कर पाएं। इन चीजों में यदि हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो समग्र विकास, हमारी खेती का विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और समाज का जो विभिन्न तबका है उसको भी जो समृद्धि आएगी, आर्थिक खुशहाली आएगी, और एक बेहतर समाज बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग सैद्धांतिक तो पढ़ते पढ़ाते ही हैं, लेकिन अपने युवाओं को, जो हमारी हर बार भीड़ निकल रही है लाखों और हजारों की, इसको कैसे हम स्किल्ड बना पाएं, कैसे हम उसको ऐसे हुनर बता पाएं भूगोल पढ़ने पढ़ाने के अलावा कि बच्चा कम से कम अपने स्वरोजगार के लिए भी कुछ कर पाए और दो चार लोग समाज के लिए बेहतरी के लिए भी कुछ कर पाए। हमें लगता है हम लोगों को आजकल इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे इसका लाभ समाज को और छात्रों को मिल पाए। इसके अलावा दूसरा विषय, तो आपने विषय तो ढेर से इतना लंबा रखा है, उस पर काफी कुछ बोला जा सकता है। औद्योगिकरण, मैंने शुरुआत में कहा कि ढेर सारे पक्ष हैं उद्योगों का भी। तो उद्योग कैसे, उद्योग करने के लिए तो आपके पास या तो पैसा चाहिए या स्किल चाहिए। देखते हैं हमारा जो बहुसंख्यक जो छात्र छात्रा है उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास हुनर नहीं है, वो खाली बीए में करके घूम रहा है। उसके लिए आपको तो ऐसी आईआईटी या बीटेक इसके लिए करना चाहिए, या मैंने कहा उसके लिए प्रशिक्षण ऐसा उचित हो, तभी वह किसी उद्योग के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो पाएगा। तो इसकी आवश्यकता है कि तकनीकी रूप में कैसे वह समृद्ध हो, फिर वह अपना योगदान इस क्षेत्र में दे सकता है। तो महत्वपूर्ण यही है कि कैसे हम व्यवहारिक रूप में अपने छात्र छात्राओं को इस विभिन्न पहलुओं से उनको अवेयर कर पाए, उनको जागरूक कर पाए, उनको स्किल्ड कर पाए, तो तभी यह संभव होगा कि, और इस विचार मंथन से हमें लगता है कि जो लोग जुड़े हैं वो सब भी सहमत होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत दुर्गेश जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि ऐसे विचार मंथन होते रहने चाहिए, अपनी राय विद्वजनों के द्वारा दी जाए। और हमें लगता है कि जब आपका यह 2 दिवसीय सेमिनार समाप्त हो तो लोगों के वक्तव्यों का एक संकलन भी प्रकाशित करने का प्रयास होना चाहिए। जो गूढ़ बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको कम से कम एक जगह पब्लिश करिए तो चीजें बेहतर हो। छात्र छात्राओं कम से कम, जैसे हम लोग करते हैं तो बच्चों से कहते हैं रिपोर्ट बनाओ तुम, कोई सेमिनार हुआ तो बच्चा ही रिपोर्ट तैयार करे, एक पन दो काज हो जाता है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन गया, सेमिनार रिपोर्ट भी बन गई और एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है ढंग से। तो छात्र छात्राओं को जोड़िए, मुख्य उद्देश्य वही, उनको लाभ मिले इनसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आर्थिक क्रियाओं, पंचवर्षीय योजनाएं, औद्योगिक विकास कैसे करें, जिसमें आपने पैराक्स आदि के सिद्धांतों पर चर्चा किया। कृषि को विकसित कैसे करें, उसमें नवीन तकनीकी जैसे ड्रोन वगैरह के उपयोग पर भी आपने विस्तृत चर्चा किया। स्वरोजगार के बारे में आपने विस्तार से बताया कि भाई विकास के लिए स्वरोजगार अत्यंत आवश्यक है और कौशल विकास के माध्यम से ही हम किसी क्षेत्र को, प्रदेश को विकसित कर सकते हैं, लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास का उन्नयन कर सकते हैं। इन ढेर बिंदुओं पर आपने विस्तृत चर्चा किया, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर
अरुण कुमार द्विवेदी जी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में कृषि और उद्योग की भूमिका पर आप अपना विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर अरुण कुमार द्विवेदी सर। सर आपका माइक बंद है। सर आवाज नहीं आ रही। तो माइक बंद था मेरा, आवाज कैसे आती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, और सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। थोड़ा सा संशोधन करना चाहेंगे, जो प्रेम बस आपने प्रोफेसर शब्द इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। हमारा सेल्फ फाइनेंस में सब्जेक्ट है, तो मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय आपने रखा है। तो अभी इसमें थोड़ा आंकड़ों को हम लोग समझ लें कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें 8% जीडीपी में यूपी का रोल है। और इधर जो दो सेक्टरों की बात आपने की है, दोनों में बहुत ग्रोथ देखने को मिली है इधर। और अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो वो तो बतलाता है कि तमिलनाडु महाराष्ट्र के बाद जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वो उत्तर प्रदेश की है। लेकिन अभी एक्चुअल में उत्तर प्रदेश की सेकंड इकोनॉमी हो गई है इंडिया में, तमिलनाडु के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था है। तो अभी जो इधर गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनके कारण काफ़ी ग्रोथ इधर दोनों सेक्टरों में आई है। अब इन दोनों से ये दोनों सेक्टर एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है। तो दोनों का विकास सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। इसको हमारी सरकार ने पहचाना है, और हमें लगता है वर्तमान समय में आप जैसे विद्वान ऐसा विमर्श रख करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी देखें, जो हमारी परंपरागत कृषि थी और जो आधुनिक कृषि है, उन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जरूरी नहीं कि आप सहमत हों इससे, तो उसको जरा समझना होगा हमें। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पॉपुलेशन का हमारा स्टेट है, तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके जो मैदानी एरिया है, जिसको स्वामीनाथन ने कहा है गंगेटिक प्लेन को, कि इतना फर्टाइल लैंड है कि हम सारे वर्ल्ड को फूड ग्रेन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से खेती कर ली जाए तो हम सारे विश्व को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं। ये गंगेटिक प्लेन की विशेषता है अपनी। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जोतों का आकार भी बहुत छोटा है। मैं तो लखनऊ में रहता हूँ तो देखता हूँ कि जोतों का आकार बहुत छोटा है। अब उसमें जो आधुनिक व्यवस्था है, जो टूल्स है, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, चूंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ, कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, अब प्रोडक्शन कास्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, आधुनिक अगर तकनीक को इस्तेमाल करें, जिनके पास थोड़ा खेती ज़्यादा है उनकी तो कास्ट, अगर उन्होंने परचेज कर लिया है उन इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को, तो उनकी कास्ट तो ठीक रह रही है, लेकिन जो दूसरा करवा रहा है काम, तो उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो उसको उसके अपने जो उत्पादन लागत इतनी आ जा रही है, और मार्केट की जो व्यवस्था है, आप देखते हैं कि जो हम ज़्यादातर उत्पाद कर रहे हैं वो शीघ्र नष्ट होने वाले हैं या थोड़ा समय में नष्ट होने वाले हैं, तो उनकी प्रॉपर हम व्यवस्था अगर नहीं कर पाते हैं तो भी दिक्कत है, और प्रॉपर अगर व्यवस्था करते हैं तो उसमें भी लागत लगती है। और रेट का, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का जो रेट होता है, हिट और पिट होता है सदैव। ये सिद्धांत है अर्थशास्त्र का कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसका रेट ज़्यादा होता है, जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होता है, उसका रेट कम होता है। तो अभी जो ऐसी स्थिति है, जो सहकारिता की भावना हमारे अंदर से चली गई हम लोगों के अंदर, मेरा मानना है अगर कृषि क्षेत्र को विकसित करना है तो हमें सहकारिता की भावना को बढ़ाना पड़ेगा। हमें याद है कि जब हम खेती करवाते थे, गांव में रहते थे, तो हम आपके खेत में काम करवा देते थे, आप हमारे खेत में काम करवा देते थे, और वो जो श्रम की लागत होती थी वो ना के बराबर होती थी। और दूसरा, जो बीज होता था,
हम ले लेते थे, 1.25 या 1.5 गुना फसल होने पर दे देते थे। रही बात उत्पादन की, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जो आलू का प्रोडक्शन हम पहले कर लेते थे, वो आज रासायनिक खादों के प्रयोग के बाद भी उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। कीटनाशकों का हम प्रयोग कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनियों ने ऐसा सीड इसीलिए बनाया है कि इसमें 100% रोग लगना है। रोग लगेगा तो आप पेस्टिसाइड खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और आपकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगी, और आपका जो फूड ग्रेन है उसमें उसका कंटेंट आएगा। आप देखिए वैश्विक स्तर पे हमारा जो खाद्यान्न है, हम कितना निर्यात कर पा रहे हैं। ये एक कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या पूरे भारत की समस्या है। इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए देखिए तमाम सारी पहल लोग कर रहे हैं। जो हमारी प्राकृतिक कृषि है उसके लोग बढ़ रहे हैं, लोग आपस में नेटवर्किंग चेन बना रहे हैं, और आप उसमें देखिए सरकार भी अपना ओडीओपी के माध्यम से भी इसको प्रमोट कर रही है, और इतने सारे जो एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं उससे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हम अपना जो कृषि उत्पाद है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि जो आधुनिक हम चीजों को इस्तेमाल करते हुए, और अगर जो हमारा फूड क्वालिटी है उसको बेहतर कर सके, कोई एक ऐसा बीच का रास्ता हो जिसमें हम रासायनिक खादों पर निर्भरता हमारी कम हो, कीटनाशकों पर निर्भरता हमारी कम हो, तो मुझे लगता है उत्पादन लागत भी ज़्यादा नहीं आएगी, और हमारा जो क्वालिटीफुल हमारा प्रोडक्शन होगा, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और इससे विकास भी होगा। अभी जो आप देखें तो इधर वित्तीय वर्ष अगर 23-24 की बात करें, तो जो कृषि सेक्टर है, अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बतलाया कि वो 17% उसमें रोल है, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें। तो इधर आप देखें पिछले वित्तीय वर्ष का तो 13.7% था, 14 पॉइंट राउंड फिगर में, तो वृद्धि तो हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें सरकारी प्रयास और आप जैसे विद्वत जनों का प्रयास वो सराहनीय है। लेकिन और भी अभी बहुत कुछ इसमें किया जाना है। अब स्किल की बात है, स्किल डेवलपमेंट के तमाम गवर्नमेंट प्लान चला रही है। हमारी जो मानसिकता है या हमारी जो सोच है, सरकारी कोई योजना को हम सरकारी योजना की तरह देखते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या और किसी भी सेक्टर की बात हो, तो हमें अपना भी रोल उसमें निभाना चाहिए ना। केवल सरकारी योजना सर्टिफिकेट लेना और स्किल डेवलपमेंट, कितना स्किल डेवलपमेंट काम कर लेंगे ना। अभी जो तमाम सारे सेक्टर हैं, जैसे समर्थ भारत है, भी भाव देवरस न्यास द्वारा संचालित एक प्रकल्प है, जिसमें अभी यहाँ पे लखनऊ में हमारे सेंटर डेवलप किया है हम लोगों ने, और उसमें ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। 8 बच्चों को अभी कनाडा भेज रहे हैं, 8 बच्चों को, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। इस तरीके से जो सामाजिक संगठन भी है, जरूरी नहीं है कोई कि आप जो कोई एक विशेष तरीके का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसी से लें, कुछ आप एक्सपर्ट्स बुला करके उसको, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें स्किल की ही इंपॉर्टेंस है। सर्टिफिकेट का महत्व है, लेकिन सर्टिफिकेट का महत्व मुझे लगता है उतना नहीं है। सर्टिफिकेट का महत्व कहीं आप कोई नौकरी करने जाएंगे उसमें महत्व है, लेकिन अगर स्वयं आप उद्यमिता के क्षेत्र में जाते हैं या अपनी जो स्किल है उसका उपयोग आप कर लेते हैं समाज के लिए, अपने लिए, अपना ही कोई अगर आप इस तरीके का उद्यम करते हैं। आज देखिए आप सेवा के जितने क्षेत्र हैं उसमें हम लोग किनारे होते जा रहे हैं। आपको चाहे बढ़ई का काम ले लीजिए, चाहे आप घर बनाने का काम ले लीजिए, चाहे आप एसी रिपेयर का काम ले लीजिए, तो जिसकी जो योग्यता क्षमता है उसके अनुरूप, चाहे वो औद्योगिक सेक्टर में हो या कृषि सेक्टर में हो, मेरा ये मानना है कि अगर वो अपनी स्किल को डेवलप करे और उसका उपयोग करे तो उपयुक्त रहेगा, उससे सामाजिक आर्थिक विकास होगा। अभी मैं कहीं कोई रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वो एक विद्वान जन उस रिपोर्ट को दे रहे थे, तो कह रहे थे कि मुझे आज तक जो मैंने अपना एजुकेशनल जो मेरा बैकग्राउंड रहा है या जो मैंने उसमें तमाम सारे सूत्र पढ़े हैं उनका उपयोग अभी तक मैं जीवन में नहीं कर पाया हूँ ना। क्योंकि शिक्षा भी हमारी हो, वो शिक्षा इस तरीके से हो, मान लीजिए कोई कृषि क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उस तरीके की शिक्षा हो कि जैसे अभी पूर्ववक्ता ने हमारे बतलाया कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुरूप हम अगर उत्पादन करेंगे
तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप देखिए यहीं पर अगर उसको कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में देखें तो लखनऊ में तमाम वो पॉलीमर हाउस बनाए हुए हैं, पॉली हाउस बनाए हुए हैं। आप जो शिमला मिर्च है यहीं पे उत्पादन हो रहा और वो लोग अच्छा उससे पैसा मिल रहा है, उनको अच्छी कमाई हो रही है उससे। तो वो बहुत लार्ज लेवल पे है जिनके पास पैसा है और वो सरकारी सुविधाओं का 50% इसमें सब्सिडी है उनका ले पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो कितना इसको कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे लखनऊ में भीमराव अंबेडकर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक अमरावती के हैं, वो प्राकृतिक कृषि पे बात करते हैं। वो ऋषि तुल्य जीवन है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया इसी पे कि प्राकृतिक कृषि कृषक करें। मैं उसमें जब ट्रेनिंग गया तो मैंने देखा कि उसमें 90% जो है वो किसान नहीं थे, 10% ही किसान थे। तो किसान जो है वो कैसे इसके महत्व को समझेगा और कैसे इसको क्रियान्वित करेगा, ये आज का विचारणीय प्रश्न मुझे लगता है। क्योंकि खेती से नाता हमारा लोगों का टूटता जा रहा है और हम लोग दूसरे सेक्टरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं। और पहले जो कहावत हमारे यहाँ कही जाती थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, तो उससे जो है हमारा रुझान हट रहा है और हम उसको अपने आप को कहाँ स्थापित कर पा रहे हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो अब कृषि और उद्योगों का तो आपस में तालमेल है और उसमें आप देखेंगे कि वो कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं और जो तकनीक है उसको भी उद्योग इस्तेमाल करते हैं और कृषि क्षेत्र को भी उसमें उपलब्ध कराते हैं तकनीकी भी, क्योंकि इंडस्ट्री में ही बनेगा, इंस्ट्रूमेंट तो आएगा। तो एक दूसरे के ये पूरक हैं और मुझे लगता है कि क्लस्टर के रूप में डेवलप करना चाहिए, चैन ऐसी बनानी चाहिए जैसा कि भी पहले वक्ता ने बतलाया कि वो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ड्रोन दीदी का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए और ड्रिप इरिगेशन है जो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो वो भी है जो स्थानिक जो वितरण है सिंचाई साधनों का या जो भूमिगत जल की उपलब्धता है वो भी बहुत है। आप देखेंगे बुंदेलखंड रीजन वहाँ पानी ही का बड़ा अभाव है। तो इस तरीके से जो हमारी अपनी भौगोलिक स्थिति है उसको ध्यान में रखें और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सरकार की योजना ना समझ करके वो हमारी अपनी योजना है इस पर हमें लगता ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 में हुई थी उसमें 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया था और गवर्नमेंट ने जो ओडीओपी का कॉन्सेप्ट लाया है उसमें भी जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको फायदा हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हुआ है जिसमें आप देखिए कि लखनऊ में ही हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का है, लखनऊ है, कानपुर, आगरा, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट में रक्षा उद्योग लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए कि यूपी में फिल्म सिटी का भी जो कॉन्सेप्ट आया है वो भी यहाँ की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको निसंदेह बढ़ाएगा। तो मेरा मानना है कि सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग भी अपना काम करें तो निश्चित ही सामाजिक आर्थिक विकास होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कृषि क्षेत्र है और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका सामाजिक आर्थिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में भी उसका गहरा प्रभाव है और हम जो है चाहे वो गेहूं उत्पादन हो, गन्ना उत्पादन हो, आलू उत्पादन हो, दूध उत्पादन हो, दलहन का हो, वो राष्ट्रीय स्तर पे अग्रणी उत्पादक हम प्रदेश हैं। और हमारे यहाँ तो देश की चीनी लगभग 35 to 40% उत्पादन हमारे यहाँ होता है। अब जो सरकार के प्रयास हैं उसमें आप देखिए किसान सम्मान निधि है, एमएसपी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है और सिंचाई की जो तमाम सारी योजनाएं हैं वो सरकार चला रही है। तो हम उन योजनाओं की तरह लें और उसमें अपना योगदान दें तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और दुर्गेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको इसमें सम्मिलित किया और हमें कुछ कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपने कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी बातें बताई, किस तरह से जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवार विखंडित हो रहे हैं, छोटे छोटे
जोतों का आकार हो रहा है। जो बड़े बड़े जोत के आकार थे वो पारिवारिक विभाजन के कारण वो छोटे छोटे जोतों में विखंडित हो रहे हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर ये व्यापारिक कृषि करने में दिक्कत लोगों को हो रही है। और आपने शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं पर भी जोर दिया कि उनके लिए उचित बाजार होनी चाहिए और उनके स्टोरेज के लिए भी प्रबंध होना चाहिए, जिससे किसानों को अपने शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं पर अच्छे फायदे मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं अगले स्पीकर्स के रूप में डॉक्टर कमल कुमार त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कमल कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर BNKB PG कॉलेज अकबरपुर। धन्यवाद दुर्गेश जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय आयोजक गण, माननीय विद्युत परिषद विशेषज्ञ, सभी सम्मानित प्रतिभागी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर दुर्गेश शुक्ला जी का, जो हमको इस अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किए। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंच के माध्यम से हमने अभी जो देखा, कुछ हमारे गुरुजन भी इसमें हैं। बड़ा अटपटा सा हो जाता है कि गुरु जिससे हम पढ़े हों उन्हीं के सामने में बोलना बड़ा असमंजस की स्थिति होती। खैर ठीक है, आप लोगों के बीच में सीखने का अवसर है और कुछ जो मन मस्तिष्क में है उसको जरूर कहा जाएगा। बड़ा सुंदर विषय है, उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में कृषि और औद्योगिक विकास की भूमिका। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही, हम दोबारा उसको डिस्कशन करने का प्रयास नहीं करते हुए कुछ सवालों से हम अपने इसको टॉपिक को उठाते हैं। अभी बहुत सारे हमारे विद्वानों ने बताई कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रहे हैं, क्या क्या निवेश हो रहे हैं, उद्योग क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रहे हैं और क्या क्या निवेश हो रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। उसमें कुछ सवालिया निशान भी हैं कि भाई 17% का ही योगदान अभी कृषि दे पा रही है। एक सवाल हमारे मन में बहुत देर से आ रहा है और इस टॉपिक को जब मैं पाया तभी से मेरे दिमाग में चल रहा है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि ये जो वेबिनार या आभासी मंच के माध्यम से हम लोग मिल रहे हैं या कहीं सेमिनार हॉल में मिलते हैं, हम लोग बैठ के इस बात पर चर्चा करते हैं और सरकार की दी हुई योजनाओं के बारे में गिनाते हैं, महसूस करते हैं और फिर चाय नाश्ता होता है चले जाते हैं। हम लोग इस बात पर विचार कभी नहीं कर पाते हैं कि आखिर इसके पीछे जो ये कृषि है, जो इंडस्ट्री है, हम उत्तर प्रदेश में रह रहे, खासतौर से मैं भूगोल का छात्र होने के नाते हम इस चीज जरूर हाईलाइट करना चाहेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियां व्यक्ति के नेचर को डिसाइड करती हैं। नेपाल वो हिमालय के पहाड़ी पे रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा वो तय करेगा। अगर हम भारत को दो भागों में खाली बांट दे, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर भारत हमेशा कृषि आधारित ही रहेगा और दक्षिण भारत हमेशा उद्योग आधारित रहेगा। वो उसकी भौगोलिक परिस्थितियां उसको उस पर निर्भर करती है। फिर भी हम उत्तर प्रदेश, जहां पर सदावाहिनी नीरा नदियां बहती हों और बेहतर उपजाऊ मैदान हो, वो सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हो, बावजूद इसके हम कृषि पर ये हमारे अंदर सोच ही पैदा क्यों नहीं हो पा रही कि हम कृषि को लेकर बढ़े। चूंकि मैं कृषक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, बेसिकली टोटली जिसको कहते हैं कृषक, कहीं से भी मतलब शुरुआत हमसे हुई है नौकरी की हमारे खानदान में। मैं पूरी तरीके से कृषक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे पिताजी मुझे पढ़ाए तो उनकी भी ये सोच थी कि लड़का सर्विस सेक्टर में चला जाए। उनकी भी ये सोच थी यदि सर्विस सेक्टर में ना जा पाए तो कोई व्यवसाय कर ले। उनके अंदर भी ये विचार है, जबकि वो शैक्षिक स्तर से बहुत उच्च नहीं है, फिर भी निम्न होने के बावजूद भी उनके मन में ये विचार जरूर है कि सर्विस सेक्टर या उद्योग का क्षेत्र ये ज्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत कृषि के। जबकि संपूर्ण जीवन उसी पे निर्भर था, उसी में हम चलते रहे। जमींदारी प्रथा थी, तब हम अपने आप को बड़ा मर्दारी स्वभाव था, तब अपने आप में गर्व महसूस करते थे। आज स्थिति ये है कि लगातार पिछड़ता हुआ सेक्टर और उस पर
गवर्नमेंट का प्रयास बेशक है, लेकिन हम प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, हम ये सोच ही नहीं पैदा कर पा रहे। एग्रीकल्चर पढ़ने वाला लड़का भी जब वो सर्विस में पहुंचता है तो एग्रीकल्चर की तरफ उसका बड़ा झुकाव नहीं होता। उसके आने वाली जनरेशन हमेशा दूसरे तरफ बढ़ जाती है। उसको आईएएस बन जाना है, उसको पीसीएस बन जाना है, उसको वकील बन जाना है, उसको सीए कर लेना है, मतलब कृषि को छोड़कर बाकी सब कर लेना है। आखिर वो सोच कहाँ चली गई? कहाँ से वो सोच पैदा की जाए? जैसे भारत सरकार ने बहुत सुंदर योजना खाद्य सुरक्षा पे चलाई, सबको भोजन देने की बात, सबको पैसे की देने की बात, उसके पीछे एक बड़ी सुंदर मंशा है कि भारत समृद्ध हो, स्वस्थ हो, पोषण युक्त हो, ताकि उसमें क्षमता उत्पन्न हो सके और उस क्षमता का वो बेहतर प्रयोग कर पाए। भारत में कृषि एक बड़े पैमाने पे है, बावजूद उसको हमारे समाज ने क्या लिया? खाने और पीने की व्यवस्था समझ लिया। यानी जो मंशा भारत सरकार की थी वो हमारे जनमानस में नहीं पहुंच पाई। उसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हैं? वह व्यवस्था जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई उसे अकर्मण्यता क्यों आ गई? इस पर भी हमारे गुरुदेव से एक बार चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक बार इस पर जरूर आप लोग प्रयास करिए और रिसर्च करिए कि आखिर कौन से ऐसे कारण उत्तरदायी हैं कि इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद भी कृषि क्षेत्र बढ़ने में आगे नहीं है। हमारे पास चीनी मिल है, हम जब समृद्ध हो जाते हैं तो हम जैविक जब समृद्धि आती है तो हमेशा अच्छा खाना और अच्छा पहनना व्यक्ति महसूस चाहता है कि ये मिले, जैविक राशन मिले, यानी जिसमें रसायन ना हो। मतलब भोजन हमको जैविक चाहिए, खेती हमको नहीं करना है। चीनी की जगह पे हम गुड़ इस्तेमाल करेंगे, भले वो 200 रुपया किलो मिलेगा, लेकिन गन्ना हमें नहीं पैदा करना है। भाई ये सारी चीजें बड़ी विरोधाभासी लग रही है। सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, उसके लिए बहुत अच्छे निवेश किए जा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा क्यों नहीं गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट के देने में समस्या है या क्रियान्वयन में समस्या है या उस जमीनी स्तर पर लाने में समस्या है? आखिर कौन से कारण है कि उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है, अच्छा खासा फर्टाइल भूमि है, फिर भी पंजाब आगे है और हर क्षेत्र में आते जो भी तकनीकी होती वो पंजाब की है जो हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। हम नहीं पैदा करते हैं, हम नहीं बना पा रहे हैं, वो तकनीकी मेरे पास नहीं है। तकनीकी नहीं, इसका मतलब मेरे पास शिक्षा वो नहीं है, इसका मतलब उसके लिए हमारे यहाँ प्रयास नहीं किया गया। हमारे पास गवर्नमेंट ने तो भाई अभी उद्योग के क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर आ गया, ओडीओपी, एमएसएमई, तरह तरह की चीजें, एक्सप्रेस पोर्ट, सारी चीजें हैं। भाई हमारे पास परिवहन की सारी सुविधाएं हैं। हम अपने उनके खेतों से उत्पाद तो पैदा करें, उस रोड पर लाए ना, पहले यहाँ से मंडियों तक ले जाने की इच्छा तो जागृत हमारे अंदर हो। क्या ऐसा कारण है कि हमारे अंदर वो सोच खत्म हो गई, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना या करना नहीं चाहते, या कर्मण्यता हम में क्यों आ गई? अब इस पर भी मंथन होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सारे चीजें आपके पास कर दी जाएं, आपके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव यदि आपके अंदर है तो निश्चित रूप से कितने भी संसाधन आपके पास हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी विकास संभव नहीं हो सकता। कागजों में हम कुछ भी हो जाए, दिखाने के लिए हम कुछ भी हो जाए, लेकिन चूंकि मैं तो गांव से ताल्लुक रखता हूं और ठीक ठाक गांव है और धनाढ्य भी है और अच्छे कृषक हैं, ठीक ठाक जमीन उनके पास है, लेकिन वही है कि बच्चा नौकरी में आ जाता है तो पिताजी को कह देता है ऐसा करिए कि इसको जो है रेहन वन पे दे दीजिए और झूठे का लगे रहेंगे। मतलब वहीं से पैसा पाके वो व्यक्ति सफल हुआ, चाहे वो बड़ा ऑफिसर बन गया या किसी बड़ा लॉयर बन गया या किसी क्षेत्र में चला गया, लेकिन वही व्यक्ति पिताजी को या घर के और लोगों को खेती के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, अपने बच्चों को नहीं कहता अरे भाई खेती में भी तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, भाई औषधियों का उत्पादन किया जाए, व्यापारिक कृषि पर प्रयास किया जाए। ऐसा नहीं है कि खेती में उत्पादन नहीं है। मैं उस गांव से ताल्लुक रखता हूं जिसमें एक ऐसा परिवार है जो हमारे यहाँ के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर रहा है। 4 भाई और चारों सर्विस में हैं। संयोग से प्राथमिक विद्यालय में है, प्राथमिक विद्यालय बड़ा बढ़िया होता है, नौकरी भी आसपास मिल गई है। तो उनका हमने देखा खेत, वो कभी भी ऐसा नहीं रहा, वो खेत में उतने ही खाद्यान्न फसल उगाए जितना उनका परिवार का भरण पोषण हो जाए।
हमारे यहाँ के नई खेती का जो नवाचार, केले की खेती, पपीते की खेती, सफेद मूसली की खेती, ये तरह तरह के जो खेती के जो नवाचार थे, जो गांव में कम आ पाए या अशिक्षा की वजह से नहीं पहुंच पाए, वो उनके ही द्वारा लाए गए। तो अब कहने का तात्पर्य है कि ये सेमिनार, वेबिनार या बहुत सारी जो संगोष्ठियां होती हैं, ये इस पर विचार जरूर करती हैं कि हाँ, यहाँ ये क्षेत्र आगे जा रहा है, ये क्षेत्र पीछे हो रहा है। कृषि में हम यहाँ पहुंच गए, डेटा ये कहता है, रोजगार में हम यहाँ पहुंच गए, डेटा ये कहता है। लेकिन कई बार हमने देखते हैं, जब धरातल पर हम पहुंचते हैं और बुनियादी चीजों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि सारी चीजें, हमें लगता है कि अब अभी पेपर पर ही है, बहुत कुछ जमीनी स्तर पर हो नहीं पाया। तो इस विचार का विषय ये हो कि अगर कृषि एक ऐसी चीज बन जाए कि वो इतना उत्पादन, इतना रोजगार दे सके कि यहाँ से व्यक्ति को पलायन करके अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात जाने की जरूरत उसे ना पड़े, उसकी संपूर्ण व्यवस्था का संचालन उसकी खेती से हो सके, इतना कुशल हो सके, वो स्किल्ड हो सके, उसके स्किलनेस के लिए गवर्नमेंट ब्लॉक लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर तरह तरह के प्रयास कर सकती है या कर भी रही है। हो सकता है कि अवेयर ही लोग नहीं है। जैसे अभी छोटी सी चीज कहिए, SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, मैं तो ये भी देखता हूँ और बड़े तेजी के साथ चल रहा है। वो अध्यापक, वो BLO सब इसलिए परेशान है क्योंकि सूचना छोटी है लेकिन अवेयर नहीं है जनता। आज हमारे पास फोटो नहीं है, आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं, तो इसलिए चीजें बड़ी होती चली जा रही। बहुत बड़ा विषय नहीं है। अब अगर जागरूक जनता हो, यहाँ का समाज जागरूक हो, उसकी जागरूकता के लिए कोई ऐसी चीजें की जाए, कोई संगोष्ठियां की जाए, गांव लेवल पर, चौपाल लेवल पर हम इनको बताने की कोशिश करें और इस बात से संतुष्ट कर सके कि आप इसमें बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं से भी आपका ये सेक्टर कमजोर नहीं है और उसका ठीक ठाक उदाहरण पंजाब प्रस्तुत ही कर रहा है। बड़े पैमाने पर आपूर्ति उसकी है और सारी तकनीकी वहीं से आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस वेबिनार के, इस तरीके के वेबिनार, इस तरीके से जो संगोष्ठियां की जा रही हैं या इस तरीके से जो हम लोग आपस में चर्चाएं करते हैं कि कैसे क्या किया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा सार्थक और सटीक सिद्ध हो सकता है। सिर्फ इसके करने से या ये एक औपचारिकता पूरी हो जाए, उससे बुनियादी चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें खास तौर से उत्तर भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बहुत ही बड़ी है, बड़े क्षेत्रफल है। ठीक है, भूमि का जो छोटा है, अभी सर ने बताया, तकनीकी बड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसे एक कॉन्सेप्ट आया, वोकल फॉर लोकल, अपनी खास चीजों को वह पहचान दिलाना जो वैश्विक स्तर पर चली जाए, उसको यहाँ से वहां तक पहुंचाने की स्किल होने चाहिए। वो समृद्धि भी देखिए, हम छोटा सा उदाहरण दे, जैसे अयोध्या एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में डेवलप हुआ, अयोध्या के लोग खाली लाभान्वित नहीं हुए, हमने देखा वहां, चूंकि मैं तो वहां आना जाना मेरा रहा है, तो बाहर के लोग, राजस्थान के लोग, गुजरात तक के लोग वहां अपना काम कर रहे हैं और एक ठीक ठाक जो है हब के रूप में वो डेवलप हुआ। चीजों को ये देखने की जरूरत है, हम अपने ही क्षेत्र में अपनी चीजों को कैसे बेहतर करके और जो है वो आगे कर सकते हैं। हमारा बड़ा बचपन का मित्र था, उसने एक वो बनाया जो काउंटर बनता है जाप करने वाला, लकड़ी वाला, आजकल बड़ा प्रचलन में है, अक्सर लोग जाप करते हैं, हो सकता है ट्रेंड हो, भगवान का नाम 4 लोगों के बीच में लेना, वो उसको बनाता है घर में, हैंडमेड, हम बड़े मजे से वो बिक रहा है। वो तो खैर मजे से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे उपलब्ध है, लेकिन वो उसके अंदर ये था कि मैं कुशल है, थोड़ा बना रहा है, तो बनाता है, बड़े पैमाने पे उसकी सेलिंग है। हमने देखा कि इसके अंदर एक स्किल थी और उसको बड़े रूप में इसको जो है प्रसिद्धि कमा ली, आज इसको अच्छा पैसा अर्न कर रहा, घर बैठे, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल आवश्यक नहीं कि हम पीछे पिछलग्गू बने रहे कि भैया का लड़का DM बन गया, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बन गया तो हमें वही बनाना है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और जुनून ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर वो है क्षमता, वो कैलिबर है और आपके अंदर वो सोच पैदा की गई है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर कृषि क्षेत्र में आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी बातों को अब हम नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे कुछ गुरजन भी हैं, उस समय की एक सीमा है, इस आधार पर हमने बहुत ज्यादा
लेंदी न करने का प्रयास किया। हम पूरे वक्तव्य को सुने और जब से मैंने इस टॉपिक को देखा हमारे मन में जिज्ञासा थी कि थोड़ा विद्वत जनों के बीच में इस बात को रखा जाए कि क्या यह बात या हमारी सोच ठीक है या नहीं है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी किसी भी तरह से विकास संभव नहीं है। उद्योग हो, कृषि हो, सर्विस सेक्टर हो, इच्छा जागृत होनी बहुत जरूरी है। यदि इच्छा जागृत आपके अंदर नहीं हुई, हमें ये चीज कर गुजरना है या करना है या इसमें अपार संभावनाएं या सिर्फ सर्विस या सिर्फ उद्योग से ही जीवन सुरक्षित है, ये भाव जब तक नहीं निकल पाएगा आपके अंदर से वो संभव नहीं है। भाई हमारे पिता हमको कृषि करके और हम 2 भाई हैं, दोनों को लेक्चरर प्रोफेसर बना दिए, तो उसी कृषि से और फिर हम उसी को उपेक्षा की नजर से देखें तो भाई ये तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कहीं से ये सार्थक सोच है। तो सोच पर बदलाव की आवश्यकता है। बाकी गवर्नमेंट तो तरह तरह के निरंतर प्रयास कर ही रही है और यह सोच हम आप से, चूंकि हम आप किसानों के घरों से आए हुए लोग हैं, भले ही आज शहरों में हम रहने लग जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी परिस्थिति, हमारी सोच बदल जाती है। तो हमें उत्साहित करने की जरूरत है और न केवल अपने परिवार को बल्कि कुछ ऐसे कार्य करके कि हाँ भाई ये क्षेत्र भी बेहतर है। देखिए वो महोदय कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको वर्मा जी का उदाहरण दिया जो हमारे यहाँ अध्यापक भी हैं और बेहतर कृषक हैं। उनको तो ट्रैक्टर भी चीनी मिल से प्राप्त हो चुका है, मतलब प्रोत्साहन के लिए कि भाई इतना गन्ना आपने उत्पादित किया इतने जमीन में। तो इस प्रकार से सोच में बदलाव की आवश्यकता है और ये हम आप ही कर सकते हैं। अध्यापक गण तो खास तौर से, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े होंगे जो रिसर्च स्कॉलर के रूप में होंगे और गांवों से ताल्लुक रख रहे होंगे, तो इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दुर्गे जी को एक बार पुनः आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमको ऐसे मौके पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना देर आप हमको सुने। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कमल त्रिपाठी जी। आपने उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में कृषि और उद्योग की भूमिका विषय पर आपने विस्तृत चर्चा किया और आपने इसमें ये बताने का प्रयास किया कि मुद्रादायनी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाए। साथ ही साथ जो जनसंख्या का प्रवास हो रहा है, पलायन नगरों की तरफ कर रहे हैं, यदि हम कृषि को विकसित करें और रोजगार को इसमें पैदा करें तो निश्चित ही प्रवास रुकेगा। साथ साथ आपने लोगों में कृषि के प्रति रुचि जागृत करने के लिए जागरूकता जैसी बातों पर भी आपने जोर दिया। आपने अपने एक मित्र का उदाहरण भी दिया घरेलू उद्योगों के लिए कि वो माला जपने वाला उद्योग स्थापित किए हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के उद्योगों के द्वारा प्रदेश का सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो पेपर प्रेजेंटेशन का क्रम है, मैं वो अगले दिन के कार्यक्रम में होगा। वो जब अगला सेशन कल शुरू होगा 12 बजे से, उस समय शोध छात्रों को सबसे पहले जो हमारे स्पीच होंगे जिसमें प्रोफेसर सीमा तिवारी जी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह जी हैं। इनका कल गेस्ट स्पीच होगा। उसके बाद फिर पेपर प्रेजेंटेशन होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर एस मिश्रा, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने बहुत ही व्यस्ततम समय में अपना समय निकाल करके हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर। इसी क्रम में मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपना समय प्रदान किया प्रोफेसर अंजनी प्रसाद दुबे जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कैंपस ऋषिकेश से रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत
आभारी हूं। आपने सर बहुत समय हम लोगों को दिया। प्रोफेसर महेश कुमार झा जो प्रेसिडेंट हैं सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के, प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक PGPM पनारी डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से मैं आपका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। इसी क्रम में हम लोगों से जुड़ नहीं पाए किसी तकनीकी कारणों से प्रोफेसर विनीत नारायण दुबे जी का मैं हृदय से आभारी हूं। डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी जी जो हमारे बड़े भाई हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में भूगोल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हम जैसे लोगों के आमंत्रण पर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप क्लास में थे, जब बातचीत हुई तो आपने क्लास छोड़ करके हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं सर। डॉक्टर कमल कुमार त्रिपाठी जी जो हमारे गुरु भाई भी हैं, BNKB PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपने ढेर सारी बातें बताई, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आज के इस सेमिनार में कुमार ब्रजेश जी, डॉक्टर RP मिश्रा जी, डॉक्टर उर्मिला जी, डॉक्टर मयूरी जी, प्रोफेसर G मौर्य जी, डॉक्टर अवंतिका राय जी, प्रमोद कुमार जी, हिना नौटियाल जी, गोकुल अहिरवार जी, मनोज कुमार जी आदि लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने इस महाविद्यालय की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर दुर्गेश मिश्रा जी, मिस्टर विनोद कुमार कुशवाहा जी, मिस्टर सतीश दुबे जी, शशि द्विवेदी जी और श्रीमती लवली तिवारी जी का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन लोगों ने और इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, समय दिया। तो मैं पुनः आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करता हूं। कल पुनः 12 बजे से फिर ये सेमिनार शुरू होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।